चाहे ये किसी सुधार के लिए हो, किसी नए किस्से को चलती कहानी में जोड़ना हो या नए सिरे से लिखना हो, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट अपने खुद के इतिहास में दखल देने से कभी पीछे नहीं हटती है। इसके पीछे अपनी इज्जत बचाने और कानूनी पचड़ों से बचने से लेकर अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और स्टोरी लाइंस को आगे बढ़ाने तक कई कारण हैं। लेकिन ये लंबे समय से इसके फैन रहे लोगों के लिए सिरदर्द बन सकता है, जिन्होंने पहले कुछ और स्टोरी देखी और फिर WWE ने उसे अपने अंदाज में कुछ नए ढंग से दिखाया। WWE के इतिहास की किताब को पढ़ते समय आपको शायद सबसे पहले इसके फिक्शन सेक्शन पर नजर डाल लेनी चाहिए। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 टाइम्स WWE रीरोट देयर ओन हिस्ट्री। शुरू करते हैं। नंबर 10, गेटिंग द एफ आउट। 6 मई 2002 को WWE ने ऑफिशियली अपना नाम वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से बदलकर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कर दिया। कंपनी के नाम के बदलने को लेकर फैंस पहले से ही अच्छी तरह से तैयार हो गए थे, उनकी गेट द एफ आउट एड कैंपेन के कारण। अब आप समझ रहे होंगे कि विंस मैकमैन ने WWF से WWE में स्विच करने का फैसला इसलिए लिया होगा ताकि वो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट से जुड़े अपने ब्रांड के एंटरटेनमेंट के हिस्से पर ध्यान लगा सके और प्रो रेसलिंग की घिसी पिटी बकवास से आगे बढ़ सके। लेकिन असलियत ये थी कि WWE ने यूके के कंजर्वेशन ग्रुप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ हुए अपने समझौते को तोड़ा था और इसके बाद इस बदलाव के खिलाफ हर कदम पर लड़ रहा था। पांडा वाले लोगों ने अदालत में विंस की लीगल टीम को हरा दिया, जिसके चलते WWE को 1998 में शुरू हुए स्क्रैच लोगो और WWF शब्दों के कुछ खास तरह के इस्तेमाल से हाथ धोना पड़ा। WWE ने खुले तौर पर अजीबोगरीब प्रेस रिलीज के जरिए अपने फैसले को अपने हक में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो कोई भी असली कहानी को जानता है उसे ये पता है कि WWE गलत था और उसने अपनी गलतियों की कीमत चुकाई। नंबर 9, केन्स बर्न्स। WWE ने शुरुआत से ही इस बात का पूरा शोर मचाया था कि केन ने अपने चेहरे के आग से जले चेहरे को छिपाने के लिए एक मास्क पहना था जब अंडरटेकर ने उनके फैमिली फ्यूनरल होम को जलाकर अपने छोटे भाई को जान से मारने की कोशिश की थी। भाइयों के बीच की दुश्मनी, इस बात ने सही मायनों में बिग रेड मशीन के ऑरा में 4 चांद लगा दिए और फैंस भी ये देखने के लिए उकसाने लगे कि मास्क के नीचे वो केन कैसे दिख रहे थे। हमने कभी कभार उनके चेहरे की थोड़ी बहुत झलक देखी थी जब तक 23 जून 2003 को रॉ के एपिसोड में ट्रिपल एच के खिलाफ केन के वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल वर्सेस मास्क मैच नहीं हुआ। और हमें क्या देखने को मिला? भर भर के लगाया गया मस्कारा और आगे से टकली एक खोपड़ी। तो यहाँ असल में हुआ क्या था? हो सकता है कि WWE ने इस कहानी को लिखते समय इससे आगे के बारे में कुछ सोचा ही ना हो कि केन जब अपना मास्क हटाएंगे तो क्या होगा। इसके बाद जब जले हुए चेहरे के घाव गायब होने पर सफाई देने की बारी आई तो ये दावा किया गया कि जलने के ये घाव डेविल्स फेवरेट डीमन के चेहरे पर नहीं, मन पर लगे हैं। तो क्या ये घाव DX के मन पर भी लगे थे? जब साल 2000 में बैक स्टेज में उनका मास्क उतारते हुए वो साफ तौर पे खुद ही रुक गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस गलती के लिए किसी न किसी को तो जरूर फायर किया गया होगा। नंबर 8, होगन स्लैमिंग आंड्रे। रेसलमेनिया 3 के मेन इवेंट में इररेसिस्टिबल फोर्स का सामना द इमूवेबल ऑब्जेक्ट से हुआ जब हल्क होगन ने आंड्रे द जायंट के खिलाफ अपने WWE टाइटल को डिफेंड किया। हल्कस्टर ने मैच जीत लिया और इतिहास में इस 7 फुट के खिलाड़ी को पटकने और पिन करने वाले पहले इंसान बन गए। कम से कम WWE तो यही बताता है। हल्कस्टर का कहना है कि उन्होंने आंड्रे को सच में उठाकर पटक दिया था और उनकी पीठ की एक एक हड्डी चटका दी थी, लेकिन इस झूठ पर फिर कभी बात करेंगे। असल में आंड्रे को कई अलग अलग मौकों पर बहुत से लोग उठाकर पटक चुके हैं। हार्ले रेस, कमाला, स्टैन हैंसन और यहाँ तक होगन पहले उठाकर पटक चुके हैं। और आप जानते हैं होगन ऐसा पहले WWE के ही एक बड़े शो में कर चुके हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आंड्रे अक्सर ही आसानी से पटक दिए जाते हैं और इनमें से ज्यादातर मौके दूसरी टेरिटरीज या जापान में देखने को मिले हैं, लेकिन बात यह है कि ऐसा हो चुका है। और इसी तरह बिग मैन कई बार हारे भी हैं, भले ही उनके जीतने की दर अच्छी रही हो। मेनिया 3 में होगन का खेल अपने आप में काफी शानदार था, फिर भी WWE को इसमें बिना वजह मसाला डालने की जरूरत महसूस हुई, जैसा कि उन्होंने शो देखने आए दर्शकों के विवादित आंकड़े के साथ भी किया। नंबर 7, हुज योर पैपी। रे मिस्टीरियो और एडी गुरेरो के झगड़े ने 2005 में उस समय एक नया मोड़ ले लिया जब लैटिनो हीट ने एक बड़े राज से पर्दा उठाया और कबूल किया कि वो रे के बेटे डोमिनिक के बायोलॉजिकल फादर हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि गुरेरो और उनकी पत्नी विकी के बीच दूरियां बढ़ने के दौरान उनको एक बच्चा हुआ, लेकिन क्योंकि एडी उसे पालना नहीं चाहते थे, मिस्टीरियो और उनकी पत्नी एंजी ने उसे गोद ले लिया।
फिर इस ट्विस्ट के कारण समरस्लैम 2005 में डोमिनिक की कस्टडी के लिए लैडर मैच हुआ, जिसे रे ने जीत लिया। उन्होंने भले ही कस्टडी जीत ली हो, लेकिन कहानी के हिसाब से डोमिनिक तो एडी का बायोलॉजिकल बेटा ही रहेगा। अब चलते हैं सीधा 15 साल आगे। डोमिनिक ने खुद रेसलिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया और उसकी जोड़ी किसके साथ बनी? अपने असली बायोलॉजिकल फादर के साथ। WWE ने ये दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया कि डोमिनिक गुरेरो का खून था और रेसलिंग की उनकी पुरानी कहानी का जिक्र करके मजाक जारी रहा। जाहिर है WWE एडी की मौत के बाद इस झूठ को बरकरार नहीं रख सका और डोमिनिक के रिंग में आने के बाद असली बाप बेटे की जोड़ी से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था। लेकिन मजे की बात यह है कि कैसे इतनी बड़ी कहानी को भुला दिया गया। नंबर 6, गोल्डबर्ग्स रन इन। एडी की बात चली है तो उस समय के बारे में आपका क्या ख्याल है, जब उन्होंने नो वे आउट 2004 के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर को हराया था और WWE टाइटल जीत लिया था। वो भी क्या पल था जब लैटिनो हिट ने F5 को काउंटर करके टाइटल बेल्ट DDT मारा और फिर फ्रॉग स्प्लैश मारकर 3 तक काउंट करवा दिया। ये सब बीस्ट के साथ 30 मिनट तक लड़ने के बाद, वो भी बिना किसी मदद के। हाँ, बस उस मौके को छोड़ दें जब रेफरी के बेहोश होने के बाद गोल्डबर्ग से सही समय पर मदद मिल गई थी। लेकिन इस जरा सी बात को यहाँ नहीं लाते हैं। हालांकि गुरेरो के टाइटल जीतने के जश्न के दौरान WWE ने इसे चुपके से छिपा दिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ऐसा हुआ नहीं था। वो उस दिन मैच से पहले आए और द नेक्स्ट बिग थिंग पर हमला कर दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी ने उन्हें वहां से निकाल दिया। वो बच निकलने में कामयाब हो गए होंगे, क्योंकि ब्रायन हेडनर के बेहोश होने के बाद वो लेसनर को स्पेयर मारने के लिए फिर से लौट कर आए। सच कहें तो ये असली अंत नहीं था और ना ही ये सीधे तौर पर मैच को अंत की तरफ ले गया था। लेकिन ये देखना काफी मजेदार था कि कैसे WWE ने मैच के रिकैप से इसे गायब कर दिया। नंबर 5, द मंडे नाइट वॉर। तो इसे कहां से शुरू किया जाए? कहते हैं कि इतिहास विजेताओं के हाथों लिखा जाता है और जिस तरह से WWE मंडे नाइट वॉर की कहानियां सुनाता है, वो देखने के बाद आपको मुझे ये बात समझाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप WCW के साथ 90 के दशक के बीच से आखिर तक उनके झगड़े के WWE के वर्जन को सुनेंगे, तो आप सुनेंगे कि कैसे टेड टर्नर ने अपनी चेकबुक के दम पर मैकमैन के सभी स्टार्स को खरीद लिया था, कैसे WCW ने WWE के शूट हो चुके शोज के रिजल्ट को दुनिया के सामने लाने जैसा घिनौना काम किया था और गंदा खेल खेला था, और कैसे डी जनरेशन एक्स ने एक टैंक के साथ WCW पर हमला बोलकर पूरा खेल पलट दिया था। ईमानदारी से कहूँ तो WWE ने जो अपना वर्जन सुनाया है वो इतना गलत और एक तरफा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये इतना बुरा नहीं होता, लेकिन इस सो कॉल्ड वॉर के उनके वर्जन को कई फैंस बिल्कुल सच मानते हैं, जो इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ WWE मीडिया की वजह से जानते हैं। उनके लिए बहादुर मम एंड पॉप प्रमोशन उस बुरी कंपनी का सामना अपनी क्रिएटिविटी, हिम्मत, स्टोरी लाइन और अपने खुद के स्टार्स के दम पर कर सकी, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर थी। नंबर 4, जमैकन मी क्रेजी। 2008 में जब कोफी किंगस्टन ने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा तो उनकी जमैकन हेरिटेज को लेकर बहुत कुछ दिखाया गया। डेब्यू से पहले की क्लिप्स में उन्हें अपने देश के बीच पर दिखाया गया था। उनकी एंट्री पर जमैकन म्यूजिक का बजना, उनके गियर पर जमैकन झंडे की छाप और तो और उनका नाम कोफी किंगस्टन था, और वो बात भी भारी जमैकन एक्सेंट में करते थे। फिर साल 2009 के ब्रैगिंग राइट्स के कुछ समय पहले ही कोफी ने अपना लहजा छोड़ दिया और अपने असली देश घाना वेस्ट अफ्रीका की झलक दिखाने लगे। जाहिर है कि ये सब चालाक ट्रिपल एच की नजरों से तो बचने वाला नहीं था। उन्होंने एक प्रोमो के दौरान किंगस्टन के लहजे के गायब होने पर उन्हें टोक दिया, और सच कहूँ तो इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब में बस आंख मारकर और सर हिलाकर एक दोस्ताना मजाक के साथ बात को रफा दफा कर दिया गया, और ये शायद ठीक ही था कि इस नए खिलाड़ी ने केवल इंडीज में जमैकन चीजें की थी, क्योंकि प्रिंस नाना रिंग ऑफ ऑनर में घाना के राजकुमार का गिमिक कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उन पर किसी की नकल करने का आरोप लगाया जाए। लहजा खत्म हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लोग उस धमाकेदार SOS थीम को फिर से वापस ले आएं। नंबर 3, बेनवा। ठीक है, तो आप थोड़ा हल्के फुल्के मिजाज में आगे बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं। देखिए, आप क्रिस बेनवा के बारे में बात किए बिना WWE के इतिहास की बात नहीं कर सकते। द रैबिट वुल्वरीन 2000 से 2007 के बीच WWE का एक बड़ा हिस्सा थे। हालांकि बेनवा फैमिली ट्रेजेडी के बाद से WWE ने उनके नाम को अपने इतिहास से मिटाने के लिए जो हो सकता था वो सब कुछ कर दिया। इस अजीब सी हालत में फंसने के बाद कंपनी ने आगे हमेशा के लिए बेनवा के नाम का जिक्र करने पर रोक लगा दिया। उनका नाम अभी भी इतिहास में कहीं कहीं दिखाई देता है, लेकिन क्रिस बेनवा WWE नेटवर्क पर नहीं ढूंढे जा सकते और उनका नाम या उनसे जुड़ी दूसरी चीजें WWE की प्रोग्रामिंग में देखने को नहीं मिलती। इसलिए जब रेडिकल्स का WCW से WWE में आना दिखाया जाता है तो सिर्फ एडी गुरेरो, डीन मेलेंको और पेरी सेटन को ही दिखाया जाता है। जब रेसलमेनिया 20 का भी जिक्र होता है
तो बड़े मैचों में कर्ट एंगल पर एडी की WWE टाइटल जीत और केन के खिलाफ अंडरटेकर की वापसी की बात तो होती है, लेकिन कैनेडियन क्रिपलर के मेन इवेंट में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत की कोई बात नहीं होती। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बेनवा के करियर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हालातों को देखते हुए WWE के पास उनसे खुद को दूर करने के लिए जो रास्ता अपनाया, उसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। नंबर 2, रेकिंग ऑफ डिसऑनेस्टी। और अब चलते हैं वापस अपनी मस्ती मजाक की ओर। एज और क्रिश्चियन के काफी मजेदार मामले के साथ, क्या वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे? क्या वो भाई थे? क्या आपको लगता है कि आप उन्हें जानते हैं? यहाँ जरूर दाल में कुछ काला है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ शानदार काम करना है। क्रिश्चियन के WWE डेब्यू के समय से ही ये कहा जा रहा था कि वो और उनके साथी ब्रूड मेंबर असली भाई थे, और इस बात को अगले कई सालों तक लगातार तोते की तरह रटा जाता रहा। यहाँ तक कुछ हंसाने वाली स्किट्स भी बनी, जहाँ दिखाया गया कि कैप्टन करिश्मा को उनकी दादी एडना ने इग्नोर कर दिया था। यही एक कारण था कि क्रिश्चियन 2001 में रेटेड आर सुपरस्टार के खिलाफ हो गए। अब सीधा चलते हैं 2010 में, जहां क्रिश्चियन एक दिल को छू लेने वाली स्पीच दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो दोनों कितने करीब थे और वो कैसे आज भी क्लास 6 में अपनी पहली मुलाकात को याद करते हैं। और एक मिनट, इसका मतलब एज और क्रिश्चियन लड़ने वाले भाई नहीं बल्कि अच्छे दोस्त थे। जी हाँ, यही इस मामले की असली सच्चाई है। जे रेजो और एडम कोपलैंड का आपस में खून का कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि दोस्ती और स्पेंडेक्स और बेबी ऑयल वगैरह वगैरह की वजह से एक दूसरे के साथ हैं। नंबर 1, रिवाइजिंग द वॉरियर। 2005 में WWE ने द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द अल्टीमेट वॉरियर के नाम से एक DVD जारी करके द अल्टीमेट वॉरियर पर हमला बोला। इसमें पुराने WWE चैंपियन की उनके पुराने साथियों, उस समय के स्टार्स और यहाँ तक विंस मैकमैन का खूब मजाक उड़ाया गया। जिम हेल्विग के रिश्ते उस समय कंपनी के साथ अच्छे नहीं चल रहे थे और अपने बेतुके नफरत से भरे कामों के चलते उनकी दोस्ती किसी के साथ भी नहीं चल रही थी, जैसे कि बॉबी हीनन को कैंसर होने पर खुशी जताना। वॉरियर की WWE के साथ ये अनबन तब तक चलती रही जब तक कि 2014 में दोनों के बीच खाई भर नहीं गई। जब हेल्विग की WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने के कुछ ही समय बाद मौत हो गई, तो कंपनी ने तुरंत फेस पेंटेड सुपरस्टार की तारीफ करना शुरू कर दिया और एक नई तारीफों से भरी डॉक्यूमेंट्री बनवाने के साथ उनकी याद में वॉरियर अवार्ड की शुरुआत भी की गई। उनकी मौत के ठीक 9 दिन बाद जारी की गई इस नई डॉक्यूमेंट्री में द अल्टीमेट वॉरियर को बिजनेस के एक महान आइकन के तौर पे दिखाया गया था, जिसे समझने में उनके साथियों से शायद कोई भूल हो गई थी। द सेल्फ डिस्ट्रक्शन DVD और इसके चलते हुए मुकदमे को भी इसमें मामूली तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन WWE ने बहुत तेजी से दुश्मनी के सुर बदलकर प्यार की भाषा को अपना लिया। मेरा भी मानना यही है कि जो बीत गई वो बात गई, लेकिन यहाँ तो पूरब का पश्चिम ही हो गया, जो उतना ही अजीब था जितना कि एक अल्टीमेट वॉरियर प्रोमो।